चलिए आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में शुरू करते हैं। आज हम एक बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण विषय को डिकोड करने जा रहे हैं। ये एक पूरी तरह से यूपीएससी लेवल की मास्टर क्लास है, जहां हम तटीय स्थलाकृतियों यानी कोस्टल लैंडफॉर्म्स और विशेष रूप से हमारी भारतीय तटरेखा के हर एक बारीक पहलू को समझने वाले हैं। सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए ये कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल फाउंडेशनल हैं, इसलिए हर एक डिटेल पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। हमारे आज के इस सेशन का रोड मैप बिल्कुल क्लियर और स्ट्रक्चर्ड है। हम इन 5 प्रमुख विषयों को एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले निक्षेपण स्थलाकृतियां या डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, दूसरा तटों के प्रकार, तीसरा द इंडियन कोस्ट लाइन, चौथा समुद्री प्रक्रियाएं और आखिर में मानव निर्मित संरचनाएं या मैन मेड स्ट्रक्चर्स। तो हमारा पहला सेक्शन है निक्षेपण स्थलाकृतियां या डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। आइए बिल्कुल बेसिक लेवल से समझते हैं कि समुद्री लहरें आखिर इन तटों का निर्माण कैसे करती हैं। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक साधारण सा दिखने वाला समुद्री बीच दरअसल लहरों द्वारा लाए गए रेत या बजरी का एक बहुत ही जटिल जमाव होता है। इसके क्लासिक उदाहरण है जुहू और चेन्नई का मरीना बीच। और क्या आप जानते हैं, मरीना बीच दुनिया का दूसरा सबसे लंबा अर्बन बीच है। इसके अलावा हाई टाइड लाइन के पास जो एक ऊंचाई वाली पट्टी बनती है उसे बर्म कहते हैं। जब समुद्री धाराएं रेत को एक ही दिशा में ले जाकर एक लंबी संकरी पट्टी बना देती हैं तो उसे सैंडस्पिट कहा जाता है। अमेरिका का केप कॉड और इंग्लैंड का हर्स्ट कैसल इसके बेहतरीन उदाहरण है। और हाँ, जब इसी स्पिट का सिरा लहरों के कारण मुड़ जाता है तो उसे हुक्ड स्पिट कहते हैं। ज्योग्राफी की एक बहुत ही कमाल की टर्म है टोम्बोलो। इमेजिन कीजिए एक सैंड स्पिट समुद्र में बढ़ते बढ़ते किसी द्वीप तक पहुंच जाए और उसे मुख्य भूमि से एक रेत के पुल के जरिए जोड़ दे। बस इसी प्राकृतिक पुल को टोम्बोलो कहते हैं। इटली का मोंटे आर्जेंटारियो इसका एक विश्व प्रसिद्ध उदाहरण है। भारत की बात करें तो रामेश्वरम द्वीप को भी एक आंशिक टोम्बोलो माना जा सकता है। एग्जाम के नजरिए से ये एग्जाम्पल्स बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। अब सोचिए, अगर कोई रेत की पट्टी तट के पैरेलल एक लंबी दीवार बन जाए तो क्या होगा? वो मुख्य समुद्र को रोककर एक शांत उथले जल क्षेत्र का निर्माण करेगी, राइट? इससे ही हम लैगून कहते हैं और वो दीवार अवरोधक द्वीप या बैरियर बीच कहलाती है। भारत के कई प्रमुख रामसर साइट्स ऐसे ही लैगून हैं। ओडिशा की चिल्का झील लगभग 1165 स्क्वायर किलोमीटर के साथ भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। वहीं केरल की वेम्बनाड झील 2033 स्क्वायर किलोमीटर के साथ सबसे लंबी है। इसके अलावा पुलिकट झील और केरल की काजू के आकार वाली अष्टमुड़ी झील भी इसके शानदार उदाहरण है। लैगून से मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट है बैकवाटर। बैकवाटर केरल के तट पर जो झीलों, नहरों और नदी के मुहानों का अद्भुत जाल है ना, जैसे अलेप्पी और कोच्चि का टूरिज्म नेटवर्क, वो बैकवाटर्स ही हैं। इसके बिल्कुल उलट, जब लहरों का एक्शन कमजोर होता है तो नदियां समुद्र में मिलने से पहले तलछट का एक विशाल त्रिभुजाकार जमाव करती हैं, जिसे समुद्री डेल्टा या कोस्टल डेल्टा कहते हैं। भारत के पूर्वी तट पर सुंदरवन, गोदावरी, कृष्णा और महानदी के विशाल डेल्टा इसी प्रक्रिया का परिणाम है। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ्स को समझना है। प्रवाल जीवों के पनपने के लिए समुद्र का तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए और पानी उथला होना चाहिए। इन्हें 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला, फ्रिंजिंग रीफ, जो मुख्य भूमि के बिल्कुल पास होती है, जैसे हमारे अंडमान में। दूसरा, बैरियर रीफ, जो तट से दूर होती है और बीच में एक लैगून होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ। और तीसरा है एटोल या प्रवाल द्वीप, जो बिल्कुल गोलाकार होते हैं और उनके बीच में लैगून होता है। मालदीव और भारत का लक्षद्वीप एटोल के ही सटीक उदाहरण है। चलिए अब लैंडफॉर्म से थोड़ा जूम आउट करते हैं और आते हैं सेक्शन 2 पर, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर तटों के प्रकार या टाइप्स ऑफ कोस्ट्स। यहाँ 2 बहुत ही ऑपोजिट ज्योग्राफिकल प्रक्रियाओं को समझना जरूरी है। जब समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है या जमीन नीचे धंस जाती है तो तट डूब जाते हैं। इसे निमज्जित या सबमर्ज्ड कोस्ट कहते हैं, जैसे नॉर्वे के फ्योर्ड या भारत का कोंकण तट। लेकिन इसके उलट, जब जियोलॉजिकल कारणों से जमीन ऊपर उठती है या समुद्र का पानी नीचे जाता है तो उसे उत्थित या इमर्जेंट कोस्ट कहते हैं। हिमयुग के बाद स्कैंडिनेविया की भूमि का ऊपर उठना इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इन 2 मेन कैटेगरीज के अलावा भी कुछ तटीय प्रकार होते हैं। नदियों द्वारा बनाए गए तटों को डेल्टाई तट कहते हैं, जैसे गोदावरी बेसिन।
मूंगों से बने तट प्रवाल तट या कोरल कोस्ट कहलाते हैं, और वो ज्वारीय दलदल वाले तट जो घने पेड़ों से ढके होते हैं उन्हें मैंग्रोव तट मैंग्रोव कोस्ट कहते हैं। अपना सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है जो डेल्टाई और मैंग्रोव दोनों ही प्रकार के तटों का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैप पर कैसे अप्लाई होते हैं। सेक्शन 3, द इंडियन कोस्ट लाइन का रणनीतिक और भौगोलिक विश्लेषण। ये एक ऐसा हार्ड डेटा पॉइंट है जो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। 7,516 किलोमीटर ये भारत की कुल तट रेखा की एग्जैक्ट लंबाई है। इसमें से मुख्य भूमि की तट रेखा लगभग 5,423 किलोमीटर है और हमारे द्वीप समूहों यानी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की तट रेखा 2,093 किलोमीटर है। अगर हम भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदानों को डिटेल में कंपेयर करें तो बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती हैं। पश्चिमी तट काफी संकरा है, मुश्किल से 50 से 80 किलोमीटर चौड़ा, जबकि पूर्वी तट 100 से 130 किलोमीटर चौड़ा है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि पश्चिम की नदियां जैसे नर्मदा और तापी अपने तेज बहाव के कारण डेल्टा नहीं बनाती बल्कि ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी बनाती हैं। वहीं पूर्व में गोदावरी और कृष्णा जैसी नदियां विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी तट खुरदरा और कटाफटा है जो प्राकृतिक बंदरगाहों जैसे मुंबई और कोचीन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वहीं पूर्वी तट एकदम सीधा और चिकना है। पश्चिम में मानसून की वजह से भारी बारिश होती है और बैकवाटर्स मिलते हैं, जबकि पूर्व में कम बारिश होती है और चिल्का जैसे बड़े लगून पाए जाते हैं। अब हम अपना फोकस शिफ्ट करते हैं उन एक्टिव और डायनामिक ओशन फोर्सेस पर जो लगातार तटों को आकार देती हैं। सेक्शन 4, समुद्री प्रक्रियाएं या मरीन प्रोसेसेस। एक बहुत ही फैसिनेटिंग प्रोसेस है जिसे अनुदैर्ध्य अपवहन या लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट कहते हैं। लहरें कभी भी सीधे तट से नहीं टकराती, बल्कि वो एक एंगल पर तिरछी दिशा में आती हैं। इसके कारण रेत के कण भी लहरों के साथ तट के पैरेलल एक ही दिशा में आगे खिसकते रहते हैं। इसी एग्जैक्ट प्रोसेस से स्पिट और टोम्बोलो बनते हैं। पर यही प्रोसेस बंदरगाहों के लिए एक बड़ा सिरदर्द भी है, क्योंकि ये खिसकती हुई रेत अक्सर बंदरगाहों के एंट्रेंस को ब्लॉक कर देती है। चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र के पानी का दिन में 2 बार उठना और गिरना ज्वार भाटा या टाइड्स कहलाता है। जब एक स्ट्रॉन्ग हाई टाइड नदी के मुहाने में एंटर करता है तो पानी का तेज बहाव नदी की मिट्टी और तलछट को समुद्र की गहराई में बहा ले जाता है। इसी जबरदस्त टाइडल फोर्स की वजह से मुहाने पर डेल्टा बन ही नहीं पाता और उसकी जगह एक गहरी संकरी खाई बन जाती है जिसे हम ज्वार नदमुख या एस्चुरी कहते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि समुद्र के भीतर होने वाले भूकंप या भूस्खलन से सुनामी जैसी महाविनाशकारी लहरें भी पैदा होती हैं। ये प्राकृतिक ताकतें अचानक से पूरी तट रेखा का भूगोल बदल सकती हैं। 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी इसका एक अत्यंत दुखद उदाहरण है, जिसने तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और विशेष रूप से अंडमान द्वीप समूह में भारी तबाही मचाई थी और कई तटीय आकृतियों को हमेशा के लिए बदल दिया था। हमारा आखिरी सेक्शन, मानव निर्मित संरचनाएं, मैन मेड स्ट्रक्चर्स। अब सवाल यह है कि इंसान इन बेहद शक्तिशाली समुद्री प्रक्रियाओं से बचने के लिए आखिर करता क्या है? ये संरचनाएं ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती हैं कि कैसे ह्यूमन इंजीनियरिंग जियोग्राफिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट की वजह से खिसकती रेत को रोकने के लिए तट से समुद्र की ओर लंबवत दीवारें बनाई जाती हैं, जिन्हें ग्रोइन या ग्रोइन्स कहते हैं। बंदरगाहों में खड़े जहाज़ों को तेज लहरों से बचाने के लिए ब्रेकवाटर्स बनाए जाते हैं, जो लहरों की एनर्जी को तोड़ देते हैं। तटों का क्षरण या इरोजन रोकने के लिए किनारों पर मजबूत कंक्रीट की सी वॉल्स खड़ी की जाती हैं और बाढ़ या हाई टाइड का पानी शहरों में ना घुसे, इसके लिए मजबूत तटबंध या एम्बैंकमेंट्स बनाए जाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही बड़े और प्रोवोकेटिव सवाल के साथ खत्म कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण समुद्र का जल स्तर जिस तेजी से बढ़ रहा है, क्या आपने सोचा है कि हमारी ये मानव निर्मित दीवारें और तटबंध इन नाजुक तटीय स्थलाकृतियों की आखिर कब तक रक्षा कर पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो फ्यूचर की नीतियों और आपके आगे के अध्ययन के लिए बहुत क्रूशल है। सोचते रहिए, पढ़ते रहिए और हमारे साथ इस ज्ञान के सफर में जुड़े रहिए।